हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का इतिहास का चैप्टर थ्री, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान या दिल्ली सल्तनत। आइए हम लोग दिल्ली के सुल्तान यानी कि दिल्ली के सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो पहले हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं भारत देश के बारे में कि भारत एक विशाल देश है। उत्तरी क्षेत्र में स्थित दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। और भारत अगर टोटली क्षेत्र है तो यहाँ पर मान लीजिए कि उत्तर में यहाँ पर एक छोटा सा जगह है जिसको दिल्ली कहा जाता है और भारत को दिल्ली का दिल कहा जाता है। आज यह नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। तोमरों एवं चौहानों के शासनकाल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र बन गया था। मतलब यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर व्यापार हुआ करते थे। किसके शासनकाल में? तो तोमरों एवं चौहानों के शासनकाल में। लगभग 800 वर्ष पहले तुर्क शासकों ने दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की। इससे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। और 800 साल पहले कौन से? तो तुर्क शासकों ने दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की और जिससे हम क्या कहें, दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो टाइम काल था वो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। इस साल के बीच मतलब कि 320 सालों तक पांच वंशों ने, शासकों ने ही, शासक तो अलग मतलब अनेक थे, वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक पांच वंश ने 320 वर्षों तक शासन किया। आइए हम जानते हैं कि पांच वंश कौन कौन थे। तो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक थे जो कि थी वंश थे। तो वंश में थे ममुलक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और जो यहाँ पर दिखाया गया है यह उनके शासक थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन और खिलजी वंश के हो गए। इसी तरह से हम बारी बारी एक एक पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं ममुलक वंश। तो दिल्ली सल्तनत में प्रमुख शासक शासक तो इस प्रकार से हैं जो दिए हुए हैं। और वंश कहेगा मतलब कितने वंश ने मतलब राज किए, तो पांच वंश। पांच वंश कितने साल तक? तो 320 साल तक। कब से कब? तो 1206 से 1526 ईस्वी तक। तो आइए हम इस फिगर को फिर से जब खत्म कर देंगे उसके बाद इस फिगर को फिर से समझेंगे। आइए हम समझते हैं सबसे पहले ममुलक वंश। ममुलक नहीं होता है, ममलुक होता है। आगे आते हैं ममलुक। ममलुक वंश या गुलाम वंश या दास वंश। देखिए इसको तीन नाम है, ममलुक वंश, गुलाम वंश और दास वंश। ममलुक का अर्थ क्या होता है? तो गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतानें। देखिए ममलुक वंश की स्थापना होने से पहले कुछ घटना हुए थे, उस घटना को हम लोग समझते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान एवं गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी के बीच, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच, और इसमें गौरी विजय हुआ। तो मोहम्मद गौरी के तीन गुलाम थे। कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश इल्तुतमिश और फिर था एक बलबन। तो जो मोहम्मद गौरी था वो तुर्क का रहने वाला था। तो ये जब जीता, यहाँ से जब भारत को जीता, एक तरह से दिल्ली सल्तनत को जो भी जीता, तो ये वापस चला गया और अपने गुलामों के यहाँ राज करने के लिए छोड़कर चला गया। तो इसका उत्तराधिकारी बना ऐबक, सबसे पहले ममुलक वंश का संस्थापक बना। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद, मतलब गौरी जब वापस चला गया और मर गया, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था। गुलाम कितने बताएं? तीन। कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिर था एक बलबन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र रूप से दिल्ली शासन की बागडोर संभाली। अब हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। उसे भारत में ममुलक या दास वंश का संस्थापक माना जाता है। तो ये सब देखिए पॉइंट है, ये जो भी नोट है इसमें वी पॉइंट को नोट किया गया है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आप 7 क्लास का स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं, तो यह नोट को आप पढ़ने से आपका जो जीके जीएस का पर्सन है तो वो आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे क्या है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था,
उसने भारत में ममुलक तथा दास वंश का स्थापना किया, संस्थापक माना जाता है। इसने ही लाहौर को अपनी राजधानी बनवाया था, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अभी के समय से लाहौर कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में विशेष जानकारी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में विशेष जानकारी। इसने दिल्ली एवं अजमेर में मस्जिद निर्माण करवाया। कुतुब मीनार की नींव रखी। क्वेश्चन पूछता है कि किस शासक ने कुतुब मीनार की नींव रखी या निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, तो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से भी वीवीआई पर्सन पॉइंट है कि किस शासक का घोड़ा से गिरकर मृत्यु हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। अब हम लोग जानेंगे उसके बाद कौन आया, तो इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश, तो इसने तुर्कान ए चहलगामी नामक एक संगठन भी बनाया, जिसे चालीसा दल कहा जाता था। देखिए क्या होता है, चालीसा दल क्या था, तो इल्तुतमिश ने क्या किया था कि 40 पर्सन को, मतलब 40 व्यक्ति को नियुक्त किया था, और जिसे क्या करता, क्यों किया था, तो अपना सुरक्षा के लिए 40 सैनिक का एक दल बनाया था, जिसे चालीसा दल कहा जाता था, और उसे ही तुर्कान ए चहलगानी नामक संगठन इसको कहते थे। इसने इक्तादारी व्यवस्था चलाए, और पॉइंट है कि चंगेज खान 1221 ईस्वी में इसी के शासनकाल में भारत के सीमा तक आया था। चंगेज खान है, इसी के शासनकाल में भारत के सीमा तक आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सोने का सिक्का का प्रचलन हुआ था। तो कौन चलाया था शुद्ध अरबी सोने का सिक्का, तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान, यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो राजधानी अपना कहाँ बनाया था, तो लाहौर में। और लाहौर से क्वेश्चन पूछेगा कि लाहौर से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित, मतलब वहां से लाने वाला शासक कौन था, तो इल्तुतमिश। तो इस टाइप का हो गया। अगला शासक था रजिया सुल्तान। देखिए इल्तुतमिश की जो संतान थी वो 4 थी, तो उसका सबसे बड़ा पुत्र, उसका पुत्र रकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, और जन विरोध के कारण, मतलब जन विरोध होने लगा कि ये शासक अच्छा नहीं है, तो रजिया को गद्दी पर बैठने का अवसर मिला। और यहाँ देखिए वीवीआई पॉइंट क्या है, क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। पॉइंट क्या है कि रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका थी। तो रजिया सुल्तान के बारे में उतना खास रहा नहीं, तो इसमें हम ऐड करते रहे रजिया सुल्तान। तो ये 4 साल तक अल्प समय के लिए शासिका बनी, और यह क्या की कि यह पुरुष परिधान को त्याग कर, सॉरी महिला परिधान को, एक प्रकार की महिला थी रजिया सुल्तान, क्या थी, महिला थी, और यह महिला परिधान को, मतलब महिला वाला कपड़ा को छोड़ छाड़ कर यह पुरुष प्रधान को मतलब अपनाया, और यह क्या करती थी कि पगड़ी और कुर्ता पहनकर दरबार में बैठा करती थी। लेकिन कुछ कानूनी रूप से इसे 4 साल तक ही शासन में रहना पड़ा, और इसे फिर रजिया सुल्तान को अपने पद से हटना पड़ा। नेक्स्ट शासक आते हैं बलबन। आइए हम बलबन के बारे में जानते हैं। विरोधियों के दमन के लिए लौह एवं रक्त नीति अपनाई। देखिए लौह एवं रक्त नीति क्या था, तो एक प्रकार का कठोर कानून था। अपने प्रजा या मतलब जो भी व्यक्ति गलत करता था उनके लिए कठोर कानून था, तो उसे ही क्या कहा गया, लौह एवं रक्त नीति अपनाई। तो लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी, तो होंगे बलबन। इसने चालीसा दल का दमन किया। इल्तुतमिश ने क्या किया था, चालीसा दल को बनाया था, और बलबन ने चालीसा दल का दमन किया, यानी कि खत्म कर दिया। इसने दो ईरानी प्रथा की शुरुआत की थी, जिसका नाम है सिजदा एवं पैबोस। देखिए सिजदा क्या होता है, तो सिजदा और पैबोस नामक 2 ईरानी प्रथा को शुरू किया था। सिजदा मतलब होता है कि लेट कर नमस्कार करना, जैसे कि हम सोकर नहीं करते हैं, पूरा पेट के बल से सोकर जो लेट कर हम नमस्कार करते हैं उसे सिजदा कहा गया है, और पाँव का चुंबन करना उसे पैबोस कहा गया है। तो बलबन ने सिजदा और पैबोस नामक 2 ईरानी प्रथा को शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है खिलजी वंश। अगला शासक आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के ही उनका सेनापति, जिनका नाम है, सॉरी एक मिनट, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का एक सेनापति थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी,
और इनके उत्तराधिकारी बने। अलाउद्दीन खिलजी एक दूरदर्शी शासक था और इसका अधिकार क्षेत्र मालवा और राजपूताना पर अधिकार था। इसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में, कुतुब मीनार के पास ही है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं जानकारी। पहला शासक जिसने सैनिकों को हुलिया लिखने तथा घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर नियंत्रण पर विशेष जोर दिया। पहला शासक जिसने क्या किया? हुलिया लिखने तथा घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पर विशेष जोर दिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बरीद। देखिए बरीद क्या था? ये कम तोलने वाले के, यहाँ तोलने नहीं होगा, तोलने, बरीद कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से उतना ही मांस काटने का आदेश देता था। और यह क्यों करता था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का ही ये क्या था? सेनापति था। और बाजार नियंत्रण का उद्देश्य अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि यह क्यों करता था ऐसा? तो बाजार नियंत्रण करने के लिए। और इसका उद्देश्य क्या था? तो हम नहीं होगा यहाँ पर। बाजार नियंत्रण का उद्देश्य था कि आम नागरिक को राहत पहुंचाना। बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या था? कि आम नागरिक को राहत पहुंचाना। और कम तोलने व्यक्ति वालों को क्या किया था? अगर कोई कम तोलेगा, जितना उसमें जो किलो माप है, तो उतना ही उससे मांस काटने का आदेश दिया था कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग खिलजी वंश में किसको जाने? खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, जो संस्थापक थे, और फिर अलाउद्दीन खिलजी उसका सेनापति ही था या उसका दामाद ही कह सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वंश पढ़ते हैं जिसका नाम है तुगलक वंश। तुगलक वंश, तो गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। और 5 वर्ष के पाँच वर्ष के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, मतलब अल्प समय के लिए शासन किए। और क्वेश्चन पूछेगा कि तुगलक वंश, यानी कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने किया? तो गियासुद्दीन तुगलक। और इसके 5 साल बाद कौन शासक आ गए? तो मोहम्मद बिन तुगलक। आइए जानते हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक यह एक कुशल साम्राज्यवादी शासक था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर दिया। इसने अपनी राजधानी क्या की? देखिए शुरू बार हम लोग पढ़े कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी, लाहौर। उसके बाद हम लोग पढ़े कि इल्तुतमिश के समय दिल्ली हुआ। और फिर हम लोग अभी पढ़ रहे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसने अपनी राजधानी क्या की? दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर दिया, यानी कि बदल दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। और उसने क्या किया? कि सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक इब्न बतूता नाम का एक यात्री आया था। आइए इब्न बतूता वीवीआई है और इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इब्न बतूता वीवीआई हो सकता है। अगर आपको मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस जो वीडियो अभी चल रहा है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इससे एकदम पूरा वीवीआई क्वेश्चन पूछता है। आइए इब्न बतूता के बारे में पढ़ते हैं। यह मोरक्को का निवासी था जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। क्वेश्चन पूछता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन अपनी पुस्तक रेहला में किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से देखिए 2 चीज पूछेगा कि पुस्तक कौन सा था? तो रेहला। किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। तो इब्न बतूता के बारे में आप इस चीज़ को समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बना। उसके शासनकाल में राज्य एवं प्रजा दोनों संपन्न थे, मतलब जो राज्य था वो भी सुखी था और प्रजा भी, दोनों ही अच्छे थे। सिंचाई कर लेने वाला सल्तनत काल का पहला शासक था, मतलब सिंचाई पर भी टैक्स लेने वाला पहला सल्तनत काल का पहला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने और भी कोई काम किए थे, आइए जानते हैं। उसने हिसार, फिरोजाबाद और जैनपुर शहर को बसाया। उसने दासों के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। और उसने दासों के लिए क्या की? दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की।
नेक्स्ट है, अब देखिए तुगलक वंश के बाद, यह तुगलक वंश के बाद नेक्स्ट वंश आ जाता है सैयद वंश। तो इस वंश की स्थापना खिरिज खान ने की थी। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? तो खिरिज खान ने की थी। इसने दिल्ली के वास्तविक शासक दौलत खां को पराजित कर सैयद वंश की नींव रखी। इसके बाद सुल्तान ने आपसी लड़ाई में उलझे रहे और 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना हुई। सैयद वंश उतना खास रहा नहीं, तो इसमें याद करने के क्या रहना है, मतलब क्या क्या रखना है याद के। तो संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां, और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक शासक दौलत खां को पराजित कर सैयद वंश की स्थापना की या नींव रखी। और यह आपसी में लड़ाई करते रहे। तो उसके बाद आता है लोदी वंश, कब आया? 1451 ईस्वी में। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो लोदी वंश। आइए, इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की, कब? तो 1451 ईस्वी में। और सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया। कितने साल? लगभग तो 38 वर्ष। देखिए, अभी जब भी अब पढ़े पूरा दिल्ली सल्तनत, इसमें अलग अलग शासक को हमने पढ़े। उसमें सबसे महत्वपूर्ण, मतलब लॉन्ग टाइम तक अगर कोई टाइम गुजारा तो वो थे बहलोल लोदी। तो सभी शासकों में सर्वाधिक समय किसने गुजारा? तो वो थे बहलोल लोदी। कितने साल? तो 38 वर्ष तक। बहलोल लोदी के बाद आते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का मूल नाम था निजाम खान। इसी ने आगरा शहर की स्थापना की। इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है, और आगरा शहर को इसी ने बसाया था। इसके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी। देखिए, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र इब्राहिम, छूट गया है, इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। देखिए, लोदी वंश का अंतिम शासक कहेगा तो इब्राहिम लोदी, या फिर पूरा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कहेगा तब पर भी क्या होगा? इब्राहिम लोदी ही होगा। इब्राहिम लोदी देखिए कैसे हटा, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, और जैसे ही समय चल रहा था 1526 ईस्वी का, तो उसी समय आ जाता है भारत में बाबर, और युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक के बीच और बाबर के बीच युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। कब? तो 1526 ईस्वी में, और जिसमें विजय हो जाता है बाबर, और वहीं से शुरू होता है मुगल वंश। मुगल वंश यानी कि आप लोग सीक्वेंस से समझे होंगे कि दिल्ली सल्तनत जैसे ही खत्म होता है तो वहां से स्टार्ट हो जाता है मुगल वंश। तो जिसमें बाबर क्या हुआ? विजय हुआ, और वहीं से मुगल वंश स्टार्ट हो गया। तो हम लोग अब पार्ट नेक्स्ट में देखेंगे क्या क्या हम लोग पार्ट नेक्स्ट में देखेंगे। इसका पार्ट 2 वीडियो जल्द ही आएगा आप लोग को। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मतलब कैसे फैला हुआ था। फिर पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था कैसी थी, और फिर पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत का न्याय व्यवस्था कैसा था। तो आप लोग का दिल्ली सल्तनत पढ़कर कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगर देखिए इस वीडियो को पूरा अगर समझ में नहीं आया होगा कि शासक सर हम भूल गए, तो देखिए इस स्लाइड में एक वीडियो है, एक स्लाइड को हमने ऐड किया है, 1 मिनट, कि शासक का सीक्वेंस से नाम कैसे याद करें सर, इस टाइप से तो भूल जाएंगे सर। तो देखिए शासक को नाम याद करने के लिए इस फिगर को, हाँ इस फिगर को, शासक का नाम याद करने के लिए आप इस फिगर को अच्छे से समझ सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक जो जो हैं यहाँ पर देखिए पूरा दिया हुआ है। तो इस टाइप से सीक्वेंस से देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी है ममुलक वंश के हैं, यहाँ पर खिलजी वंश के हैं, यहाँ पर तुगलक वंश के हैं, सैयद वंश के हैं। सैयद वंश में देखिए हम खिरीज खां के केवल बताए हैं, और यहाँ पर नहीं बताए हैं, तो यानी कि इसके कुछ कार्यकाल पढ़ना नहीं है। और अंत में रहा लोदी वंश। तो आप इस फिगर को अच्छा से समझ कर उसके कार्यकाल को या उसने क्या क्या किया वो नोट में लिखा हुआ है, तो आप एक कॉपी कलम ले, नोट को लिखें, और इस सीक्वेंस से इस वीडियो को समझने का प्रयास करें। तो मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।